हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं माइनर टेस्ट वन का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट वन के जो टॉपिक थे वो थे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि माइनर टेस्ट वन जो है वो मैंने सबके लिए फ्री कर दिया है। आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको माइनर टेस्ट वन का लिंक सेंड कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये जब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं तो इससे पहले आप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स की जो कंप्लीट यूनिट है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी है। थ्योरी वीडियो प्लस एमसीक्यू वो आप देख लीजिए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। दोनों की जो प्लेलिस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम मैकेनिक्स की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहां से आप देख लीजिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। Maximum number of electrons that can be accommodated in all the orbitals with n plus l equals to 3। अब देखिए सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन जो है स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा गया है, लेकिन आरपीएससी ने उसको डिलीट कर दिया है। आई थिंक उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। यहां पे एक चीज है कि ये जो टर्म है ऑर्बिटल्स, इसकी जगह आप ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, इसकी जगह आप चाहें तो सबशेल भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूं क्या दे रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात हो रही है। दैट कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब जो आ सकते हैं, अकोमोडेटेड मतलब जिसको हम भर सकते हैं, इन ऑल द ऑर्बिटल्स, सभी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। इसकी जगह मैं अगर चाहूं तो सबशेल भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? सबशेल, उपकोष जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ऑर्बिटल्स को कहते हैं कक्षक। विद n प्लस एल इक्वल टू 3। अब यहां पर जो इसने कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि n प्लस एल जो है वो दे रखा है 3। अब n प्लस एल जो होता है वो एक्चुअल में सब शेल के लिए होता है। हो सकता है ये रीजन हो आरपीसी ने डिलीट कर दिया हो, तो फिर भी मैंने समझा दिया। ऑर्बिटल्स के लिए भी हम n प्लस एल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल की मैं बात करूं उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, एक ऑर्बिटल के लिए 3 की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पर अगर मैंने n प्लस एल कह दिया तो वो एक्चुअल में सबशेल को बता रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसके लिए स्पेशली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू मेंशन है तो सभी को हम उसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर हम माने इसको तो n प्लस एल की वैल्यू जो 3 है वो किसके लिए, इसको आप मान के चलिए, चलो मैं सबशेल की बात कर रहा हूं, तो n प्लस एल 3 किस किस के लिए हो सकता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सारे लिख लीजिए फिर n प्लस एल चेक करिए, या सीधे सीधे मैं n प्लस एल की बात करूं तो मैंने लिखा 3s। 3s का मतलब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है, 0। तो जब भी आपको इस टाइप से n प्लस एल के हिसाब से वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले आप s निकालिए। s निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3s। अब इसके अलावा में इसको कम करना है, मुझे n को कम करना है, p को बढ़ाना है, तो अगर मैं n को कम करके p को बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 2p। इसके बाद में एक को इसको मैं कम करूंगा 1d, तो मैं कह नहीं सकता। तो ये दो सबशेल आ गए। क्या आ गए? दो सबशेल। कौन कौन से? 3s और 2p, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 3। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? s में आ सकते हैं 2 और p में कितने आ सकते हैं, 6। तो ये हो जाएगा 8। अब यहां पर ये मैं सबशेल की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑर्बिटल्स भी कहता तो देखिए इसको आप ऐसे कह लीजिए कि भाई अगर मैं कह रहा हूं 3s, तो 3s जो सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं 2p, 2p सबशेल है। अब 2p में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 3। तो ओवरऑल ऑर्बिटल की बात करूं तो भी सेम रहने वाला है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का हो सकता है कंफ्यूजन हो, सबशेल कहेंगे या ऑर्बिटल कहेंगे। कंसेप्ट ये है जो मैंने आपको बताया कि अगर n प्लस एल की वैल्यू दे रखी है फिक्स 3 है, तो आप उसको देख लीजिए, या तो पूरा आपको स्टार्टिंग से करना होगा, 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे लिख लीजिए, फिर चेक कर लीजिए 3 किस किस के लिए आ रहा है। और या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया, सबसे पहले s निकालो 3s, फिर n कम करते जाओ और l बढ़ाते जाओ, फिर आप देखो कि कौन कौन से ऑर्बिटल वैलिड है कौन से वैलिड नहीं है। तो ये आ गया आंसर 8। ठीक है, आरपीसी ने क्वेश्चन दिया था मिलता जुलता, उसमें उसने उसको क्या करा, डिलीट कर दिया। हो सकता है रीजन हो ऑर्बिटल सबसेल में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। The half filled and fully filled electronic configuration are more stable than partly filled configuration। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसके पीछे हम एक एक्सेप्शन भी जो आप पढ़ते हो क्रोमियम का, कॉपर का, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेन ये है कि इसका रीजन क्या है। जैसे हम नॉर्मली हम याद करके रखते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसका रीजन क्या है। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, लैटिस एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन लब्धि आप कह सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा, इनका हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब बच गया ऑप्शन ये वाला, एक्सचेंज एनर्जी।
तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अब एक्सचेंज एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, ये अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, यहां मैं आपको बता देता हूं। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि जब हम एक सबशेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सबशेल की, उपकोष की बात कर रहे हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं यहीं पर। ये मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। स्वैप मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, उनका जो स्पिन है वो सेम रहना चाहिए। स्पिन सेम का मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। तो जब वो एक्सचेंज करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो यहां पर होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज इस ऑर्बिटल में, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1। अब यहां पर मैंने कहा कि ये आपके 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये एक्सचेंज हो सकता है, एक ये एक्सचेंज हो सकता है और एक ये एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां पर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जिसको हम कह रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को स्वैप कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि जो 2 ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन स्वैप कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहनी चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब स्पिन सेम रहनी चाहिए। अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रहने चाहिए। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होती है हाफ फील्ड में और फुली फील्ड में। तो इसका आंसर क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, और ये रीजन होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी का, कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिया, स्कूल लेक्चर में पूछ रखा है 2022 में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव फेरस आयन होज मास नंबर 56। अब देखिए फेरस आयन का मतलब Fe2+ है, ये मैंने लिख दिया फेरस आयन Fe2+। अब आपको एक कंसेप्ट समझना है कि जब भी हम चार्ज लगा रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका सेंस क्या है। उसका सेंस ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज करी है। अगर किसी एटम से, देखिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की संख्या बराबर है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं एटम से तो उस पर क्या चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं Fe2+, तो Fe2+ का मतलब ये कि आयरन से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब आप देखिए प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो न्यूक्लियस में है। तो यहां पर अगर आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 26। ये आपको याद होना चाहिए। मास नंबर दे रखा 56। तो मास नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। तो अब ये पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए चार्ज देता है एटम पे, कि भाई आप सोचने में लग जाए कि भाई इसका क्या होगा, एटम न्यूट्रल है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है, उससे उसके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो यहां पर पूछा क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है कि मैंने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर। क्या कह दिया, मास नंबर। अब मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर दूं। मास नंबर कितना है, 56। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 26, 30। तो ये जो प्लस देते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा हो तो मैंने वहां आपको बताया था और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि ये जो है AMU जो है मास की यूनिट है, और ये कह रहा है कि ये एनर्जी में इक्विवेलेंट होगी। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। यहां पर एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। तो आइंस्टीन का एक मास एनर्जी रिलेशन होता है जो आपके बहुत फेमस फॉर्मूला है, E=mc²। यहां लिख देता हूं, E=mc²। मतलब यहां पर इसको आप डेल एम भी कह सकते हैं समझने के लिए। मतलब आपके मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जांपल है सन।
अब आप देखिए सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो एक्चुअल में आ क्या रहा है, रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने से क्या है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो E इक्वल्स टू mc² का फॉर्मूला है, मतलब मास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। ये एक्चुअल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप ये मत सोचना कि आरपीएससी है तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो मिलते जुलते होते हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं होते। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू mc² से रिलेटेड है और मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछा था, उसके अलावा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ रखा है 931 मेगावोल्ट। तो ये आपको याद करना है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि भाई न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 1 AMU जो एनर्जी है वो कितने इक्विवेलेंट के बराबर है, 1 AMU बराबर कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि इसका रिलेशन कैसे, मास और एनर्जी के रिलेशन से ही आया है। उसके बाद दे रखा है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v। अब ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v। वापस से पढ़ देता हूं, द ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड कह दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कह दो, द ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v। v जो है उसकी ऑर्बिटल स्पीड है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की। Its orbital speed when it is excited to the energy state 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट will be। अब ये देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है एक सेकंड ग्रेड में आया था, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने सॉल्व करा रखा है, उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां पर इसने क्या कहा है कि वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी पूछी है, लेकिन किसकी दे रखी है, ग्राउंड स्टेट की, और पूछी किसकी है, जिसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो यहां पर आपको दो रिलेशन पता होनी चाहिए, एक तो वेलोसिटी का और एक एनर्जी का, दोनों बता देता हूं आपको। देखिए वेलोसिटी का सीधा सा जो रिलेशन है यहां पर मैं बता देता हूं। वेलोसिटी का जो सीधा सा रिलेशन है वो ये है कि वेलोसिटी जो है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एक आपको रिलेशन ये पता होना चाहिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था बोर मॉडल के पोस्टुलेट, वहां पर बताया था वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जैसे जैसे आप ऑर्बिटल की संख्या बढ़ाएंगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब आपको चेक ये करना है कि ये जो हमने एनर्जी दी है उसके लिए ऑर्बिटल कौन सा है। तो यहां पर एनर्जी का भी मैं आपको रिलेशन बता देता हूं कि एनर्जी का रिलेशन क्या है। एनर्जी जो रिलेशन है वो है E इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला बताता हूं, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिलेशन होता है। अब अगर एनर्जी की वैल्यू आ रही कितनी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कब आएगी, अब Z तो मैंने हाइड्रोजन के लिए 1 कर दिया, तो ये है -13.6/n²। अब n की वैल्यू कितनी करूं कि -1.51 आ जाए, तो n की जो वैल्यू है वो 2 रखनी पड़ेगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको 4 को डिवाइड करेंगे तब 1.5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 आएगा। 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9 आएगा और 13 को 9 से भाग देंगे तो 1.51 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू मैंने 3 ले ली। अब v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो मैं यहां लिख देता हूं v2/v1 इक्वल्स टू n1/n2। n1 कितना है 1 और n2 कितना है 3, तो 1/3 आ जाएगा। तो ये v2 जो है वो है v1/3। अब v1 क्या है, v दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा v/3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो रिलेशन पता होने चाहिए थे, एक वेलोसिटी का और एक एनर्जी का। वापस से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। फिर वो पूछ रहा है कि अगर किसी शेल की, कोश की एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कौन से शेल की एनर्जी 1.51 होती है। तो वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि ये फॉर्मूला है -13.6। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी हो जाएगी -13.6। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और n की वैल्यू अगर 3 है तो ये 1.51 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एनर्जी की वैल्यू भी बता रखी है थ्योरी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां देख लेना आप। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो आपके थर्ड ऑर्बिट की है, थर्ड शेल आप कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। n की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए वेलोसिटी का, तो ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अब आप क्या करेंगे, v2/v1 करेंगे तो n1/n2 हो जाएगा। तो v2/v1 करा मैंने, n1/n2, n1 कितना है 1 ग्राउंड स्टेट में और n2 कितना है 3, 1/3।
तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू 1/3, तो V2 इक्वल टू 1/3, तो V2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V1 ऊपर जाएगा तो V1 अपॉन 3, V1 का मतलब क्या है, V दे रखा है तो V/3 आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें उसने दो चीज पूछ ली, एक तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए, रिलेशन, दूसरा एनर्जी का रिलेशन। अब एक तो केवल मुझे ये ध्यान हो कि भाई इनवर्सली है या डायरेक्टली है, लेकिन साथ में डेटा भी पूछ लिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रखा है एग्जाम में, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू प्लस हाफ विल पजेस फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना के दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या काम में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू प्लस हाफ। तो यहां पर इसने कंडीशन दे रखी है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं सॉल्व करके कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या डेटा इसने दे रखा है और क्या डेटा इसने पूछा है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ये कह रहा है एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, क्वांटम नंबर दे रखा है इसने n इक्वल्स टू 4, मतलब ये 4 की बात कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं n इक्वल्स टू 4, और l इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अगर मैं कह रहा हूं L1 है, इसका मतलब क्या है, P है, तो n4 हो गया, L1 का मतलब हो गया P, 4P की बात हो गई। अब इसने क्या कहा, s प्लस हाफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4P बना रहा हूं यहां पर सब शेल, तो ये ऐसे बन गया। अब हमने क्या अज्यूम कर रखा है, या हम बाय डिफॉल्ट ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो क्लॉकवाइज है, और नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है, या हम कहते थे ऊपर है तो प्लस हाफ, नीचे है तो माइनस हाफ। तो यहां पर अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं, कोई कंडीशन नहीं लगाऊं, मैं आपसे पूछूं कि 4p सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 6 कर देता हूं मैं। ये मैंने कहा कि 4p इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ये मैंने बना दिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता, केवल क्वेश्चन ये होता कि अगर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की वैल्यू 4 मतलब 4, l की वैल्यू 1 मतलब p, तो 4p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4p सब शेल में कितने आ सकते हैं, 6, ये आ गया। अब मैंने यहाँ एक कंडीशन और लगा दी, भाई यहां तक तो आपका आंसर आ गया 6, उसके बाद मैंने कंडीशन लगा रखी है s इक्वल्स टू प्लस हाफ। कंडीशन क्या लगा दी मैंने, s इक्वल्स टू प्लस हाफ। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 ऊपर है 3 नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है। तो अगर मैंने कह दिया s प्लस हाफ वाले चाहिए मुझे, तो 3 प्लस हाफ वाले हैं और 3 माइनस हाफ वाले हैं, तो अब 6 में से कितने बचे प्लस हाफ वाले, 3, यही तो पूछा है मैंने। क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, यहां तक होता तो आंसर आ जाता 6, लेकिन आगे क्या कह रहा है, s इक्वल्स टू प्लस हाफ विल पजेस फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने प्लस हाफ कहा, आधे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि वो माइनस हाफ वाले, तो आंसर आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। अब आप देखिए ऑप्शन में 6 भी नहीं है, अगर ऑप्शन में 6 होता तो और ज्यादा टिपिकल हो जाता। जो भी ऑप्शन हो आपको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, अगर ऑप्शन में 6 होगा तो वो और टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, और टिपिकल हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन क्या दे रखे क्या नहीं दे रखे, आपको एक्यूरेट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ऑल एनर्जी सब लेवल्स, यहां पर सब लेवल शब्द काम में आ रहा है, सब लेवल का मतलब सब शेल, फॉर विच सम ऑफ। अब देखिए ये आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया था, वहां ऑर्बिटल्स टर्म काम में ले रखी है, अगर उसकी जगह सब शेल होता तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट ना होता। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में लगभग सेम ही लगेगा, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए पढ़ता हूं मैं वापस से, इन ऑल एनर्जी सब लेवल्स फॉर विच सम ऑफ n प्लस l इज लेस देन 5, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। अब देखिए इसको मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़ता हूं वापस से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द सब शेल, या सब लेवल कह सकते हो, विद n प्लस l इक्वल्स टू 3। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, ऊपर उसने फिक्स वैल्यू दे दी n प्लस l की, कितनी, 3, जबकि नीचे उसने कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी। उसने क्या कहा है, इन ऑल एनर्जी सब लेवल, सब सारे सब लेवल की बात कर रहा है, सारे एनर्जी सब लेवल की बात कर रहा है, फॉर विच जिसके लिए n प्लस l इज लेस देन 5, मतलब सारे सब लेवल कंडीशन क्या है कि उसकी वैल्यू 5 से कम आनी चाहिए, जबकि यहां ऐसा नहीं था, यहां इसने फिक्स दे दी 3 आनी चाहिए, 5 से कम आनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में जहां से भी स्टार्ट हो, 0 से हो रहा है तो 0 से, 1 से हो रहा है तो 1 से, लेकिन 5 से कम आनी चाहिए। उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं बता देता हूं।
कि अगर मैं कह रहा हूं 5 से कम वैल्यू, तो आप 5 से कम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। अब 1n+l जो है केवल 1s के लिए आता है, 2 जो है वो 2s के लिए आएगा, 3 के लिए 3s आ जाएगा और 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4s। अब 1s के बाद मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि अगर n+l की वैल्यू दे रखी तो उसमें कौन कौन से सब एनर्जी लेवल या सब शेल हो सकते हैं, उसको चेक करने का तरीका। 1s है, इससे नीचे जाऊंगा तो मुझे l कम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे नीचे जाऊंगा l कम करना पड़ेगा, मतलब सॉरी n कम करना पड़ेगा और l बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर मैं बढ़ाऊं तो 2p लिख सकता हूं, तो 2p से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि l मुझे क्या करना है, l बढ़ाना है और n कम करना है, तो 1 से कम 0 तो कर नहीं सकता। अब इसको मैं 1 करूं अगर, तो ये p हो नहीं सकता 1 में। इसको मैं 3 को 2 करूं, 2 हो सकता है। तो 2p अगर मैं करूं तो 2p के लिए भी n+l की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 और 1 3। अब 4s के बाद मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 3p कर सकता हूं, क्योंकि 3p के लिए भी वैल्यू क्या आ रही है, 4। लेकिन 3d नहीं कर सकता, क्योंकि 3d करूंगा तो 5 हो जाएगा। तो ये सारे मैंने क्या करा, n+l की वैल्यू जब 1 है, n+l की वैल्यू जब 2 है, n+l की वैल्यू जब 3 है और n+l की वैल्यू जब 4 है, तो कौन कौन से सब लेवल पॉसिबल है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। या दूसरा तरीका क्या है, आप शुरू से लिखना शुरू करो, 1s 2s 2s के बाद 2p 3s 3p लिखते जाओ, और फिर सबके लिए n+l की वैल्यू निकालो, फिर चेक करो 5 से कम किस किस की आ रही है, तो भी आ जाएगा आपका। तो 1s से मैंने स्टार्ट करा और फिर मैं कहां पे रुका, 3p पे, 4s 3p और 3d नहीं आया, लेकिन 3p के बाद 4s पे रुक गए हम जाके, कोई बात नहीं। अब ये हमने कंडीशन बता दी, सारे वैल्यू n+l की जो क्या है 5 से कम है, मतलब 1 2 3 4। अब इसमें सारे एनर्जी सब लेवल आ गए, 1s आ गया, 2s आ गया, 3s आ गया, 2p आ गया, 4s आ गया और 3p आ गया। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको आपको ऐड करना है। इन ऑल एनर्जी सब लेवल फॉर विच सम ऑफ n+l इज लेस देन 5, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब s के कितने, 1 2 3 और 4। s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, तो 4 दूनी 8। p के कितने, 2, तो एक p में कितने आते हैं मैक्सिमम, एक p एनर्जी जो सब लेवल है, सब शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। तो ये हो गया आपके 2 × 6 12 20, आंसर क्या हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है कि इसमें इसने सारे पॉसिबिलिटी दे दी कि भाई n+l की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, अब वो जो भी हो 1 2 3 4 सारी चलेगी। यहां उसने फिक्स दे दिया। आरपीएससी ने जब स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन पूछा था, वहां उसने ऑर्बिटल सिस्टम का मिल ली। बेसिकली जब हम n+l की बात करते हैं तो एनर्जी सब लेवल की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से कर दिया हो, कोई बात नहीं। मैंने आपको बेसिक जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो समझा दिया कि ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब आई थिंक आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम मे बी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब क्या है ये, पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहता है कि एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। वापस से रिपीट कर दूं, पॉली कहता है कि एक एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन आप सिलेक्ट करिए, उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। इसका ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो ये तो पॉली एक्सक्लूजन था कि चारों समान नहीं हो सकती। अब चारों समान नहीं हो सकती तो मैक्सिमम कितनी समान हो सकती है, तो वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर। ये कह रहा है कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कंपेयर करूं उनके क्वांटम नंबर्स को, तो मैक्सिमम कितनी तक सेम हो सकती है। चारों तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पॉली ने बता दिया। कितनी हो सकती है, ऑप्शन में दे रखा है 4 3 2 और 1, तो 4 तो हो नहीं सकती, है तो गलत हो गया पॉली के अकॉर्डिंग। अब कितनी हो सकती है, इसको समझाने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने कहा 1s, ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये मैंने कहा दूसरे केस में भी मैं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं 1s बना देता हूं। तो मैंने कहा 1s का पहला इलेक्ट्रॉन और 1s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले के बाद ही आता है, तो इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूं, दूसरे वाले में मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब जब मैं इनके चारों क्वांटम संख्या की बात करूंगा तो 1s जो है n = 1 है, इसके लिए भी n क्या है, 1 है। जो l है वो क्या है, 1 है, सॉरी 0 है s के लिए, इसके लिए भी l क्या है, 0।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं ml, जो इसके लिए क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इसके लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा 0। अब इसके लिए s की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर वाले को मैं प्लस हाफ मान लेता हूं, तो नीचे वाले को मैं क्या मान लूंगा, माइनस हाफ। ये मैंने चारों क्वांटम संख्या लिख दी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। भाई पॉली ने कहा था कि चारों समान नहीं हो सकते, क्योंकि चारों समान होगी तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को बताएगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर मान लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे मान लिया, पहला क्लॉकवाइज मान लिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। बाय डिफॉल्ट हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने अज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पर जब मैं 1s ऑर्बिटल के पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ रही है तीनों, लेकिन चौथी जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर वो सेम नहीं आ रही। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी सेम हो सकती है, 3 हो सकती है ना भाई, ये 3 सेम हो गई। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, 3, मैक्सिमम 3 सेम हो सकती है। बात समझ में, मैक्सिमम क्या हो सकती है, 3 सेम हो सकती है। कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैंने 2 क्वांटम नंबर सेम कर दिए, कौन कौन से, n और l, इसका मतलब क्या है कि वो सेम सबशेल की बात कर रहा है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि n और l की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो सेम सबशेल की बात हो रही है, कि भाई वो जो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो सेम सबशेल की बात हो रही है। अब ठीक है, यहां पर जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करा जिनकी 3 सेम है, उनमें हमने क्या कहा, ऑर्बिटल सेम कर दिया। क्या सेम कर दिया, ऑर्बिटल। मतलब यहां पर मैंने क्या करा, जब n, l और m सेम आ रहे हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है और m भी सेम है। इसका मतलब सेम ऑर्बिटल की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसका मैं दूसरा एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। ये तो सिंपल था, दूसरा थोड़ा सा मैं एक बार कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो उससे हो सकता है कि आपको समझ में, और दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अब यहां पर मैंने क्या करा कि मैं पी ऑर्बिटल की बात, पी सबशेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पी सबशेल की। अब ये थे एक ही एटम के 2 ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिटल था, लेकिन मैंने कंपेयर करने के लिए डिफरेंट बना दिया। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि ये आपके एक, मैंने बना दिया पी सबशेल, इसको 2p कह देते हैं, ठीक है। तो अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना चाह रहा हूं। किसको कंपेयर करना चाह रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि ये आपके एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज, p2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 1 की अगर मैं बात करूं तो वो 2p में है, तो 2p में है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है पहला वाला, ये वाला, उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर l की वैल्यू अगर मैं बात करूं, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये हो गया फिक्स। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू कितनी है, p में है तो 1 हो गई, नो डाउट। अब m की जो वैल्यू है, ml जिसको आप कहते हो, वो मुझे अभी पता नहीं है किस में है, वो उसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इतना तो पता है डिफरेंट में है। अब वो क्या है क्या नहीं, उसको हम एक बार छोड़ देते हैं, ये डिफरेंट है, लिख देता हूं डिफरेंट। अब मैं अगर बात करूं s की, तो दोनों ही क्या है, ऊपर की साइड है, तो ये इसका s क्या होगा, प्लस हाफ, और इसका भी s क्या होगा, प्लस हाफ। तो इस केस में जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहा हूं, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन सेम स्पिन है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आएगी। तो अब यहां पर भी मैंने मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम कर दिए दूसरे एग्जांपल में समझाने के लिए। इसमें आपके क्योंकि सेम सबशेल है, तो n और l तो सेम ही आएगा। अब पहले वाले में मैंने क्या करा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम रखा था और स्पिन डिफरेंट करा था। यहां पर मैंने मैग्नेटिक डिफरेंट कर दिया और स्पिन क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो यहां पर आपके 4 में से 3 सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो भी आपके मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो दोनों आपको मैंने पॉसिबिलिटी समझा दी, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई आपके n इतनी है, l इतनी है और आपके स्पिन इतनी है, प्लस हाफ है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो वो और ये थोड़ा समझने में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा कंसेप्चुअली आपके और क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ जिंक 2+, जिंक 2+ की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट। In the ground state of zinc 2+, the number of shells, occupied subshells, filled orbitals and number of unpaired electrons are respectively। अब देखिए, जब ये कह रहा है शेल की संख्या, ऑक्यूपाइड सबशेल की संख्या और फिल्ड ऑर्बिटल्स की संख्या,
तो यहाँ पर शेल भी नो डाउट वो फील्ड की बात कर रहा है, क्योंकि अगर जो खाली है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये कह रहा है जिंक 2+ के लिए शेल, सब शेल और क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको पता है जिंक जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट की, तो आप कह सकते हो 3d10 4s0, या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो 4s2 3d10, मतलब s में 2 और d में 10। अब आप चाहो तो d पहले लिख लो, चाहो तो s पहले लिख लो, वो आपका चॉइस है। इसके बाद मैंने कहा जिंक 2+, तो कंसेप्ट क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो d में, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बता रखा है। 3d जो है उसके लिए n+l कितना है, 3 और d, तो 3 तो हो गया n, ये लिख देता हूं साइड में। 3d की बात करें अगर 3d, तो n कितना है 3, और d के लिए l कितना है spd, मतलब 2, 5 होता है। जबकि 4s के लिए n+l कितना है 4, क्योंकि s के लिए 0 है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और 3d के बाद में भरे जाते हैं, लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक पढ़ोगे, वहां पर ये बहुत कॉमन है। ठीक है, आपको मैं बता दिया मैंने आपको। तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन था 3d10 4s2, या आप ऐसे भी कह सकते हो 4s2 3d10। अब जब मैंने जिंक 2+ कर दिया तो ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब 3d10 मैंने करा, ये मैं 3d10 कर देता हूं, मतलब डी पूरा भरा हुआ है, डी क्या है, पूरा भरा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं डी में पूरे इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। अब आप इसको ऑप्शन चेक करिए, कहां गया जिंक, ये रहा। अनपेड इलेक्ट्रॉन लास्ट में दे रखे रेस्पेक्टिवली करके लिखा हुआ है, मतलब वो सीक्वेंस की बात कर रहा है, लास्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, एक भी नहीं है। तो ये 2, ये 1, ये 0 और ये 2, तो ये सारे ऑप्शन कट गए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 चाहिए। तो ये आंसर बच गया। अब इसको मुझे क्रॉस चेक करना बाकी है, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब क्रॉस चेक कैसे करूं, ये तो मैंने बात कर लिया अनपेड इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद मैं बात करता हूं शेल की। तो जब ये जिंक एटम था तो कितने शेल काम में आ रहे थे, काम में आने का मतलब इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे उन शेल में, 4 तक भरे हुए थे। कितने थे, 4। लेकिन जैसे आपने जिंक 2+ करा, 4 अब आपके भरा हुआ नहीं है, तो भरे हुए शेल कितने हैं, 3। भले वो हाफ फिल्ड भरा हुआ, मतलब पार्शियली फिल्ड हो, लेकिन भरे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 थे, लेकिन जिंक 2+ में कितने, 3। तो ये तो 0 हमने चेक कर ही लिया, ये 3 भी सही है। अब उसके बाद ये बात कर रहा है किसकी, ऑक्यूपाइड सबशेल की। तो आपके सबशेल का मतलब कहां तक भरे हुए हैं। अब आप इसको 1s से भरना शुरू करो सबशेल, और आप ले जाओ कहां तक, 3d तक ले जाओ। तो ये हो गया 1s, लिख देता हूं 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। गिनो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। उसके बाद ये बात कर रहा है किसकी, फील्ड ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल क्या है कि जितने भी आपके सबशेल हैं उसमें ऑर्बिटल्स आपको पता होते हैं, उसको काउंट कर लो, वैसे भी कर लेते हैं। इसमें कितने, 2 आपके, क्या कर रहा है फील्ड ऑर्बिटल्स, ये 1 है। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, 1 और 1 2, इसमें 3 होते हैं, कितने हो गए 5 6, 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो जब यहां पर मैंने करा था तो उसमें 30 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 30 इलेक्ट्रॉन थे। जब आपने 2+ कर दिया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो ऑर्बिटल की जो संख्या है, मैक्सिमम ऑर्बिटल की जो संख्या है, वो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से हाफ आती है अगर सारे भरे हुए हैं तो ये इसके 28 का हाफ कितना होता है, 14। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैच कब होगा, इलेक्ट्रॉन से जस्ट हाफ, जब वो कंप्लीटली फिल्ड है। पार्शियली में ऐसा नहीं होता। तो 28 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फिल्ड करूं सारे के सारे, कोई अनपेड नहीं हो और कोई आपके एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं हो सब शेल के अंदर, तो आपके कितने में आएंगे, 14 में आएंगे। ये आपके आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मैंने एक तरीका बताया कि आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में आंसर आ गया था, क्योंकि 0 एक ही में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें मैंने आपको एनर्जी की वैल्यू बताई थी कि भाई ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। अब यहाँ पर ये डेटाबेस, मतलब ये इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब ये कह रहा है, देखिए यहां पर जब ट्रांजिशन की बात आती है, किसकी बात आती है, ट्रांजिशन की, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की बात कर रहा है या एनर्जी एमिट की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से ट्रांजिशन की डायरेक्शन डिसाइड होगी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन को आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, किसको बता रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं वापस से, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर, ये अंडरलाइन कर देता हूं इसको, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट को अंडरलाइन कर दिया। जैसे ही मैंने कहा रिक्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, या एनर्जी एमिट करता है, या एनर्जी रेडिएट करता है। इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो जैसे इसने रिक्वायर्ड शब्द काम में लिया, मतलब उसको एनर्जी चाहिए, मतलब वो नीचे से कहां जाना चाहिए, ऊपर। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो ऊपर से नीचे जा रहा है, उसको पहले काटो आप। तो ये रिक्वायर कह रहा है, मतलब नीचे से ऊपर के ऑप्शन देखो, नीचे से ऊपर का मतलब 3 से 5 ये नीचे से ऊपर का ऑप्शन है, 2 से 3 नीचे से ऊपर का ऑप्शन है, 1 से 2 नीचे से ऊपर का ऑप्शन है, इनफाइनाइट से 1 ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे। ये आपके क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसको रिक्वायर्ड नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब मैक्सिमम आपके इसी में डाउट होगा, क्यों, क्योंकि दूसरा कंसेप्ट है लार्जेस्ट का। तो आप सोच रहे होंगे 1 और इनफाइनाइट सबसे ज्यादा गैप है इसमें, तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्शन का फॉल्ट हो गया। डायरेक्शन क्या रिक्वायर्ड है, तो ये गलत हो गया। अब बाकी बच गए, अब बाकी बच गए तो उसमें आप देखेंगे कि अब आपके मैं अलग अलग लिख देता हूं, 1 से 2 ऐसे लिख देता हूं, 1 से 2 ये वाला है, दूसरा है 2 से 3, 1 से 2 ये वाला लिख दिया मैंने, और सीक्वेंस नहीं है, 1 से 2 लिख दिया, 2 से 3 लिख दिया, ठीक है। तीसरा जो है आपके है 3 से 5। अब जब हम इसको देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1 से 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से 3 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 3 से 5 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं इसको पार कर गया, इसको रिक्वायर वाले कंसेप्ट को मैंने पार कर लिया, मतलब ये मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर मैं चेक करूं कि भाई 1 से 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आंसर ऐसे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो आपके एनर्जी लेवल है वो सेम एनर्जी गैप पे नहीं है। अब एनर्जी लेवल की जो मैं बता रहा हूं वैल्यू, वो कैसे आएगी, एनर्जी का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन की बात करता हूं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, चलिए, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर तो 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए, अपॉन एन स्क्वायर है इसमें। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये कॉमन फॉर्मूला है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो 1 है वो कितना है, -13.6, क्योंकि मैंने एन की वैल्यू 1 रख दी। फिर मैं कह रहा हूं E2 जो है, एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4। अब 13.6 को 4 से डिवाइड करना है आपको, तो 4 3 12 माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रही है वैल्यू, 4 3 12 और 1 बच गया, 4 चौक 16, 4.6 आ गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब मैंने कहा 3 है, ये कितना है, 3। अब जब मैं एन की वैल्यू 3 करूंगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा -9 1 जा 9, बचे कितने 4, 9 5 जा 45, और ये 1 आ जाएगा अप्रोक्स। और ऐसे करते 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 जब मैं इनफाइनाइट पे जाऊंगा, ई इनफाइनाइट, तो वो कितना आ जाएगा, 0। ये आपके मैंने एनर्जी लेवल की वैल्यू लिख दी। किसकी वैल्यू लिख दी, एनर्जी लेवल की। अब आपको अगर मैं नेगेटिव साइन को छोड़ दूं, नेगेटिव साइन एक्चुअल में क्या बता रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ओवरऑल। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो पहले और सेकंड एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13.6 और 4.6, ठीक है। एक थी आई थिंक 4 3 12 4 चौक 16, ये 3.4 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 4 3 12 और 4 चौक 16, 3.4 है ये, ठीक है। अब 13.6 में से 3.4 माइनस करना है आपको, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी 1 और ये आ रहा है 10.2 के अप्रोक्स, ठीक है। वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी गैप इतना है। अगर मैं इनफाइनाइट और 1 का डिफरेंस निकालूं तो वो आ जाएगा 13.6,
लेकिन यहां पर ऑप्शन में अब मेरे पास क्या है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5। 1 से 2 मैंने निकाल लिया, कितना है 10.2। 2 से 3 की बात करें तो ये आपके, इसको मैं 1 को हटा देता हूं राउंड ऑफ ना करने के लिए, ये आपके बच गया ये 2 और 3 का। तो यहां पर अगर आप 2 और 3 का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 1.9 आ जाएगा, राउंड ऑफ की बात कर रहा हूं। और उसके बाद 3 से 5, अब आप देखेंगे 3 की वैल्यू 1.5 है और इनफाइनाइट की 0 है। अगर मैं पूरा 3 से इनफाइनाइट भी मानूं अगर, तो 1.5 से ज्यादा नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो गैप है वो शुरू में ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो ट्रांजिशन होगा एनर्जी का वो किस में होगा, 1 और 2 में। किसमें होगा, 1 और 2 में। ये आपको इससे सॉल्व करना है। ये मैं आपको थ्योरी में जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन गलत करवा देगा आपको। क्लियर। तो दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये एनर्जी वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि एब्जॉर्ब की बात कर रहा है या एमिट की बात कर रहा है। वहां पर भी आप क्या, अब आप देखेंगे इनफाइनाइट से 1, कोई टेंशन ही नहीं, सारे ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो गैप इसी का होगा, एक सबसे कम वाला एक सबसे ज्यादा वाला। लेकिन इसमें रिक्वायर लिखा हुआ है, रिक्वायर का मतलब नीचे से ऊपर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, n 3 है, देन टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए यहां पर आपसे गलती क्या होगी कि जब आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, लिख देता हूं एक बार को, एंड टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर l विल बी रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर आप क्या सोचेंगे कि भाई n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब आप सोचेंगे कि भाई 3 के लिए कौन कौन से आपके सबशेल काम में आते हैं, तो अब आप देखेंगे एस भी है, पी भी है और डी भी है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये 0, ये 1 और ये 2, एल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब इस टाइप की लैंग्वेज दे रखी है, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 देन टोटल, जब टोटल आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यहां पर वो इनडायरेक्टली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देके पूछना क्या चाह रहा है, ऑर्बिटल की संख्या। और आगे क्या कर रहा है, टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, सबशेल की संख्या टोटल। अब आप उसको समझ जाओ। तो ये कह रहा है n की वैल्यू 3 है। देखो मैंने ये भी आपको बताया कि एक होता है एग्जैक्ट दे रखा है n की वैल्यू 3 है, एक दे रखा है कि n की वैल्यू 3 तक है, तो 3 तक में 1 2 3 तीनों आ जाएंगे। लेकिन यहां फिक्स है कि n की वैल्यू 3 है, मतलब ये केवल थर्ड शेल की बात कर रहा है। और उसमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना टोटल, इसका मतलब ये है ऑर्बिटल्स की संख्या। इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स की संख्या। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो मतलब है वो है सबशेल की संख्या। अब n की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो इसमें सबशेल कौन कौन से होते हैं, 3s, 3p और 3d। अब 3s, 3p और 3d सबशेल कितने हो गए, 3। तो अब आप देखो सबशेल की संख्या 3 आनी चाहिए, रेस्पेक्टिवली शब्द भी लिखा हुआ है, मतलब सीक्वेंस से ऑप्शन है। बाद में 3 किस किस के आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि पहला वाला जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बता रहा है, बाद में 3 2 ऑप्शन में। अब टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या निकालनी है 3। अब आप सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले एन की वैल्यू 3 है, ऑर्बिटल की संख्या बताओ, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है एन स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो आप देखोगे 9 और 3, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, आप ऐसे निकालते हैं भाई 3s जो है इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, एक, 3p में कितने हैं, 3, और 3d में कितने हैं, 5, जोड़ो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो कि आप सोचोगे कि भाई एस पी डी, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि भाई इसके लिए इसके लिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे मान लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए 0 होता है, इसके लिए होता है -1 0 +1, तो आप सोचोगे 0 0 तो सेम हो गए, डिफरेंट मान के चलने। लैंग्वेज का मतलब यह है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। अब देखिए आप अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो सारे आपके कहीं ना कहीं मैंने आपको जो वीडियो बनाए थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, और क्वेश्चन भी कराए थे उससे रिलेटेड। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको नहीं बताया था। उसका कारण क्या है कि जब मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, थ्योरी वीडियो या एमसीक्यू के वीडियो बनाता हूँ, वहां पर मैं आपको केवल वही पढ़ाता हूँ जो आरपीएससी ने पूछ रखा है, बिल्कुल आसपास पढ़ाता हूँ।
ये वाला जो कंसेप्ट है सीरीज का, इस पे आरपीएससी ने पिछले 25 सालों में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं पूछा तो पूछ नहीं सकती, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई कंसेप्ट छूट जाएगा या मुझे लगेगा कि हाँ टच किया जा सकता है, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से बता दूंगा। तो यहाँ पर ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज का क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रेंज। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। अब स्पेक्ट्रम को आप दो फॉर्म में देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में या एमिशन के फॉर्म में। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। मैं एक बार आपको एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में समझा देता हूँ। किसके फॉर्म में समझा देता हूँ? एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कि ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। मैंने गैप सही से नहीं बनाया, आपको मान के रखना है कि जो शुरू का गैप है वो ज्यादा है, बाद का कम है। फिर मैंने कहा ये n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन। तो जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक ट्रांजिशन यहां से शुरू हो रहा है, एक ट्रांजिशन यहां से शुरू हो रहा है, एक ट्रांजिशन यहां से शुरू हो रहा है, नीचे से बता देता हूं, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से हो रहा है और ये यहां से। ये स्टार्टिंग की लाइन बता रहा हूं मैं। मतलब पहली लाइन जो है वो कहां से हो सकती है, मान लो 1 से स्टार्ट हुई तो 1 से 2 पे जा सकती है, 1 से 3 पे भी जा सकती है, 1 से 4 पे भी जा सकती है। तो मैंने पहली लाइन बनाई है एक बार अभी। कौन कौन सी? 1 से 2 वाली, 2 से 3 वाली, 3 से 4 वाली, 4 से 5, 5 से 6, इस टाइप से सो ऑन। अब इसी में अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊं अगर, तो ये हो जाएगी 1 से 3। तो जब हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, एब्जॉर्प्शन सीरीज के फॉर्म में बात करूं, तो जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैंने सेम रखा है मतलब 1, तो लाइन कौन कौन सी है? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7 etc। दूसरा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अगर 2 रखा है तो लाइन कौन कौन सी होगी? 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 7, इस टाइप से। तो यहां पर क्या है कि आपके कॉम्बिनेशन कैसे है कि अगर n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2, 3, 4 etc यहां पर अगर जा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो n1 कह देता हूं और सेकंड को n2 कह देता हूं। तो n1 अगर 1 है और n2 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये सीरीज है, मतलब ये आपके जो लाइंस आ रही है उनको मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसको मैंने सीरीज कह दिया। तो ये वाली जो सीरीज है इसको हमने नाम दिया लाइमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद अगर स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, मतलब एनर्जी लेवल 2 है, और ये आपके जो n1 2 है और n2 जो है वो आपकी अगर 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन, उसको हमने कहा बाल्मर सीरीज। उसके बाद अगर मैंने कहा n1 जो है वो कितना है? 3 है, और n2 कितना है? 4, 5, 6, सो ऑन, पाश्चन सीरीज, ठीक है। उसके बाद n1 मैंने कहा अगर 4 है और n2 कहा 5 है, 6 है, 7 है, etc। ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। कहां लिखा हुआ? ये रहा, बी आर CKEET। उसके बाद फुंड सीरीज भी आता है। ये आपके सीरीज के नाम है। तो जो सीरीज का कंसेप्ट है आई थिंक वो पहले आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो 1 से ऊपर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं एमिशन के फॉर्म में बात करता हूं तो ऊपर से नीचे की बात करता कि भाई वो एमिट करके ऊपर से कहां गिरना चाहिए, लास्ट में 1 में आना चाहिए। तो अलग अलग फॉर्म है, मैंने एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में आपको बता दिया। अब पहले तो आपको सीरीज के नाम याद होने चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। ये जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग नाम है। लाइमन सीरीज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, फिर वो 2, 3, 4 पे जा रहा है। बाल्मर सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाइमन का स्टार्टिंग पॉइंट 1 मतलब n1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे जा रहा है। बाल्मर स्टार्ट हो रहा है 2 से, पाश्चन स्टार्ट हो रहा है 3 से, फिर ये 4 और फिर ये 5। अब जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सा फॉल हो रहा है? अब ये आपको क्या है कि ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कंसेप्ट भी बता देता हूं और आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, अगर थोड़ा सा मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सीरीज है, स्पेक्ट्रम है, उस पर जाऊं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम पे जाऊं, सारी रेडिएशन की बात नहीं कर रहा मैं, आपको 3 रेडिएशन की बात कर लेता हूं। एक है विजिबल, एक है यूवी और एक है आईआर। अल्ट्रावायलेट, आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये विजिबल।
तो अगर मैं इन तीनों को एनर्जी के सेंस में कंपेयर करूं, बाकी सारी मैंने नहीं ली है, जरूरत नहीं है। यूवी की ज्यादा होती है, फिर विजिबल होती है और फिर आईआर होता है, ये एनर्जी का क्रम है। अब अभी हमने 2-3 एनर्जी के क्वेश्चन पढ़े, 2 नहीं तो मान ली 1 ही पढ़े। अभी हमने ट्रांजिशन पढ़ा था ना, हाइड्रोजन का ट्रांजिशन, कौन सी एनर्जी ज्यादा है कम है, 1 से 2 ज्यादा है, 2 से 3 ज्यादा है, इस टाइप से हमने अभी पढ़ा। तो अब आपसे कोई खुद पूछे कि भाई सबसे ज्यादा ट्रांजिशन जो है वो किसका है, 1 से स्टार्ट होगा, वो वाला ट्रांजिशन है। तो लाइमन सीरीज का जो एनर्जी का जो रेंज है सीरीज की, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बाल्मर की है, उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट फंड, ये सारी है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1 और 2 का रेंज कितना है, 10 के लगभग डिफरेंस है। और उसके बाद तो वैल्यू ही 3.4 समथिंग है, तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। तो पहली जो सीरीज है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये यूवी में आता है। उसके बाद दूसरे की एनर्जी थोड़ी कम, ये विजिबल में आता है। अब बाकी जो बच गई उसमें एनर्जी डिफरेंस ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये सारे एक साथ कर लो आप। ये आते हैं आईआर में। ये आपको क्वेश्चन था आपके, ये आई थिंक नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। आरपीएससी ने नहीं पूछा तो मैंने आपको नहीं बताया था, मुझे ये था कि भाई थ्योरी में नहीं बताया तो कभी ना कभी कोई टेस्ट सीरीज के बहाने कोई क्वेश्चन होगा, वहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूंगा। तो ये कंसेप्ट है। अब आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन, कौन सी आ रही है, बाल्मर सीरीज, ये आंसर है। अब जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे दो पूछ सकता है, लाइमन और बाल्मर, क्योंकि उसमें एक एक ही सीरीज आ रही है, आईआर में तो सारी आ गई। तो लाइमन पूछे तो यूवी, बाल्मर पूछे तो विजिबल। अब इसमें दो तरीके से पूछ सकता है, वो या तो ये पूछ सकता है विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आ रही है, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई बाल्मर सीरीज कौन सी रीजन में आती है, फिर वो दे दे एक्स रे, गामा रे, यूवी, विजिबल, कुछ भी दे दे। तो दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, कौन से रीजन में कौन सी सीरीज आ रही है और कौन सी सीरीज कौन सी, बात तो एक ही है, याद अगर आपने कर रखा है कैसे ही पूछ लो। यहाँ उसने रीजन दे रखा है, सीरीज का नाम पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो वो आपसे सीरीज का नाम दे दे और रीजन पूछ ले। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर की बात चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी फोटोन, प्रोटॉन, सॉरी नहीं, प्रोटॉन नहीं है, फोटोन है, गलती से लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जी फोटोन। गिव राइज का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन देगा। अब एटम फोटोन कब देता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब फोटोन ले रहा है, और जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब फोटोन दे रहा है। तो गिव राइज का मतलब है फोटोन दे रहा है, गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी फोटोन, मतलब फोटोन देने की बात हो रही है, और कंडीशन क्या है, लीस्ट एनर्जी का होना चाहिए। अब लीस्ट एनर्जी का फोटोन कब देगा, जब सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ऊपर से नीचे। तो अब आप चेक करो, ट्रांजिशन ऊपर से नीचे है, नीचे 6 से 1 मतलब ऊपर से नीचे है, 5 से 4 मतलब ऊपर से नीचे है, 6 से 5 मतलब ऊपर से नीचे है, 5 से 3 मतलब ऊपर से नीचे है। तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि सारे ऑप्शन ऊपर से नीचे है, तो वो वाला तो डाउट है नहीं। अब बात है लीस्ट एनर्जी की। तो लीस्ट एनर्जी को अगर मैं चेक करूं तो देखो, मैं लिख देता हूं, 6 से 1, 5 से 4, और क्या है, 6 से 5 और 5 से 3, 6 से 5 और 5 से 3। अब सबसे पहले तो ये है कि जहां पर भी अगर, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि शुरू का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, बाद के एनर्जी गैप क्या हो रहे, कम हो रहे। तो 6 से 1 में तो सीधे एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, 1 से 5 मतलब 5 शेल में डिफरेंस आ रहा है, ये तो वैसे ही कट गया। डिफरेंस कितने शेल का आ रहा है इसमें, 5 का आ रहा है, और वो भी 1 में जा रहा है, ये सीधी सी बात है। अब ये 5 से 4 1 है, 6 से 5 1 है, 5 से 3 2 है। तो एक तरफ 5 से 4 है और एक तरफ 5 से 3 है। तो 5 से 4 का मतलब ये हुआ, एक ये तीसरा मान लो, ये चौथा मान लो, ये पांचवा मान लो। तो 5 और 4 में गैप कम है, और 5 और 3 में क्या है, गैप ज्यादा है। तो 5 और 3 कट गया। अब बचा 5 और 4 और 6 और 5, इसमें एक एक का अंतर है। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये पहला, फर्स्ट, ये सेकंड, यहां बना देता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस टाइप से चल रहे हैं। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब 1 और 2 का गैप ज्यादा है, 2 और 3 का गैप कम है। तो अगर मैं एक एक डिफरेंस की बात करूं, 1 और 2 को कंपेयर करूं, 2 और 3 को करूं, 3 और 4 को करूं, 4 और 5 को करूं, तो जैसे जैसे कंजिक्यूटिव की बात करूं, एक एक अंतर वाले, तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। तो अब एक ऑप्शन है 5 और 4 में अंतर,
एक ऑप्शन है 6 और 5 में अंतर, तो 5 और 4 यहाँ आ रहे हैं और 6 और 5 यहाँ आ रहे हैं, तो जो ऊपर आ रहा है उसमें एनर्जी गैप कम है, सबसे कम एनर्जी गैप है 6 और 5 में, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, इससे आपको सॉल्व करना है। और यहां पर अगर मान लो थोड़ा सा, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में और ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने करा था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 to 5। अगर एक एक का गैप है तो जो सबसे ज्यादा नंबर वाले डिफरेंस है, जैसे एक तो है 1 और 2, एक है 2 और 3, एक है 3 और 4, एक है 4 और 5, एक है 5 और 6, तो जितना ज्यादा होगा उसमें एनर्जी गैप उतना ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट्स ऑन टू फंक्शन, ए जो कि दे रखा है e की पावर ax, b जो दे रखा है sin ax, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, अननेसेसरी बोर्ड में स्पेस कवर होती है। ऑप्शन दे रखा है, कौन सा है कौन सा नहीं है, मतलब आइगन फंक्शन आपको बताना है। अब आइगन फंक्शन क्या होता है ये आपको मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, वापस बता देता हूं। क्या होता है कि जब आप किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है ऑपरेट करने के बाद, अब वो जो रिजल्ट आया अगर उस रिजल्ट में सेम फंक्शन मिल रहा है और कोई कांस्टेंट आपको मिल रहा है तो वो आपके आइगन इक्वेशन कहलाती है। फंक्शन जो है वो आइगन फंक्शन कहलाता है उस ऑपरेटर के लिए, और वो ऑपरेटर आइगन ऑपरेटर कहलाता है। चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स जो है एक तरह से डिफरेंशिएशन आप इसको कह सकते हो, तो मैं यहां नीचे कर देता हूं डी बाई डी एक्स, पहला आपके है e की पावर ax। अब यहां पर थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए कि अगर मैं e की पावर ax जो है उसका डिफरेंशिएशन करूं x के रेस्पेक्ट में, a जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेरिएबल जो भी आप कहना चाहें। तो इसका जो रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद e की पावर ax का, वो कुछ इस प्रकार से आता है a e की पावर ax, ये रिजल्ट आता है। आप थ्योरी वीडियो देखना, वहां पर मैंने डिटेल में बता रखा, बहुत सारे आपके जो फंक्शन है वो ऑपरेट करके बता रखे, तो वहां आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने क्या करा, ये आपके फंक्शन है, ये सॉरी ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। तो जब मैंने फंक्शन पर ऑपरेटर से ऑपरेट करवाया तो ये मुझे रिजल्ट मिला। अब जब मैं रिजल्ट देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो फंक्शन मैंने पहले ले रखा था वो फंक्शन मुझे एज इट इज मिल गया, साथ में मुझे आगे एक वैल्यू मिली जो कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है कांस्टेंट। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जब आप किसी फंक्शन पर किसी ऑपरेटर से ऑपरेट कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ कराया कि ये फंक्शन है इस सॉरी ये ऑपरेटर है, मैंने इस फंक्शन पर इस फंक्शन पर मैंने इस ऑपरेटर से ऑपरेट कराया और रिजल्ट में मुझे वही फंक्शन मिल गया, साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, तो ये आइगन इक्वेशन कहलाती है, ये आइगन ऑपरेटर कहलाता है, ये आइगन फंक्शन कहलाता है। और जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है वो आपके क्या है, आइगन वैल्यू। अब मैं दूसरे पे लगा के देखता हूं, ये हो गया आपके, अब मैं लगा रहा हूं डी बाई डी एक्स और ये है आपके साइन ए एक्स। तो जब मैं साइन ए एक्स पे डी बाई डी एक्स से ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ए कॉस ए एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अब ए तो मुझे मिल गया जो कि कांस्टेंट है, लेकिन फंक्शन मुझे एज इट इज नहीं मिल रहा, तो ये आइगन इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या था इसका कि ये ऑपरेटर है, आपको बताना है कि इस ऑपरेटर के लिए कौन सा आइगन फंक्शन है और कौन सा आइगन फंक्शन नहीं है। तो आपने देखा कि भाई ये तो फॉलो कर रहा है कंडीशन को, मतलब ये आइगन फंक्शन है, और ये फॉलो नहीं कर रहा मतलब ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, ये है, ये नहीं है, ये दोनों है, ये दोनों नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये तो आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन पहले से डिसाइड नहीं होता, ऑपरेटर के साथ डिसाइड होता है। तो डी बाई डी एक्स के लिए ये आइगन फंक्शन है और ये आइगन फंक्शन नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और चेक करने का तरीका क्या है, आपको थोड़ा सा फंक्शन जो ऑपरेटर है उससे ऑपरेट करना आना चाहिए कि भाई इसका ऑपरेट करने के बाद मिलेगा क्या, तब आप डिसाइड करोगे। तो आप थ्योरी वीडियो देखोगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए ई की पावर ए एक्स आइगन फंक्शन है और साइन ए एक्स आइगन फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट है आपके द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द एवरेज डिस्टेंस। अब देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है,
इसको आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को क्या कह सकते हैं आप, एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं आप इसको, फॉर द एवरेज डिस्टेंस, अब यहां पर एवरेज टर्म भी आ गया, फॉर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, डिस्टेंस की, एवरेज डिस्टेंस की। तो इसको आप ऐसे समझो, एक कंसेप्ट होता है बोर रेडियस का, जैसे हम पढ़ते हैं ना बोर ऑर्बिटल, वहां पर आप रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते हो, तो वहां पर जो बोर रेडियस है वो तो होती है ए नॉट, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए जो रेडियस आती है वो हम उसको ए नॉट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए नॉट। आपको फॉर्मूला मैंने सारे पढ़ा रखे थ्योरी में, आप चाहो तो थ्योरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट, वहां से जाके। तो एक तो होती है बोर रेडियस, या नॉर्मली अगर मैं कहूं तो रेडियस, एक है एवरेज डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दोनों में फर्क क्या है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट था 10 मार्क्स का, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 10 है। अब वहां पर जो आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो मान लीजिए 4 से स्टार्ट हुए और कहां पे एंड हुए, 8 पे। मतलब जो स्टूडेंट्स है क्लास में उनके मार्क्स की जो रेंज है वो है 4 से 8। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मतलब मैंने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का और स्टूडेंट्स की जो मिनिमम मार्क्स आए वो 4 मार्क्स आए और जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो 8 मार्क्स आए, ठीक है। अब इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 4 और 8, 12 हो गए, डिवाइडेड बाय 2, 6। मतलब इसका सिंपल एवरेज तो आ रहा है 6, इसका सिंपल एवरेज क्या आ रहा है, 6। लेकिन अब 4 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 7 कितने के आए, 8 कितने आए, ये अभी इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ऐसे में कहूं कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो हैं वो 7-8 मार्क्स हैं और 4-5-6 कम के हैं, तो वहां पर एक मोस्ट प्रोबेबल आएगा। मोस्ट प्रोबेबल को ऐसे समझ लो कि आपके जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4-5-6-7-8 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके आ रहे हैं मान लो 7 मार्क्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो कहलाते हैं मोस्ट प्रोबेबल, और ओवरऑल रेंज क्या रखी है हमने, 4 से 8 जो मार्क्स आए उसका एवरेज आया 6। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में बोर रेडियस है। वो एक्चुअल में क्या है, बोर रेडियस, जिसको हमने कहा ए नॉट। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आपके बोर रेडियस कहला रही है। लेकिन जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां एंड हो रही है उसका जो एवरेज है, एक्सपेक्टेशन है, वो आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। तो बोर रेडियस ए नॉट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्मूला याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखना, वो भी एग्जाम में पूछ रखी है। ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसके आसपास पूछ रखे मैंने, या तो सेम पूछ रखे हैं या आसपास पूछ रखे हैं। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो आपकी होती है 3/2 ए नॉट हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम लूं तो 3/2 ए नॉट बाय जेड, ये आपको याद करनी है। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए बोर रेडियस है ए नॉट, और हाइड्रोजन की जो एवरेज है वो है 3/2 ए नॉट। इसका मतलब बोर की जो रेडियस है उसका 1.5 गुना, उसका क्या है, 1.5 गुना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल पहले है और एवरेज उसका 1.5 गुना है। बात समझ में आई, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं स्पेशली, या नॉर्मल हम जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हम जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो आपका जो पूरा मैकेनिज्म है या पूरी जो मैथ्स है उसका जो कंक्लूजन है, जो निचोड़ है, जो रस है, जो सार है, वो हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। तो वो हमको आसान लगता है पढ़ने में। जैसे हमने हुंस रूल पढ़ लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया, ये सब सिंपल पढ़िए। लेकिन जब मैथमेटिकल फॉर्म आती है वो बहुत टिपिकल आती है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कंक्लूजन या रिजल्ट याद रखना है। तो आपको याद रखना है बोर रेडियस क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, वो ध्यान रखना है। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई आपको मीनिंग एटलीस्ट पता हो कि भाई बोर रेडियस का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश करी कि क्लास में आपने टेस्ट लिया और क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के कौन से मार्क्स आ रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल है, और एवरेज जो है वो आप
जो मिनिमम मार्क्स है और जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एवरेज डिस्टेंस है 3/2 a0 हाइड्रोजन के लिए, और अगर अदर एटम है तो z भी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो मैंने आपको थ्योरी वीडियो पढ़ाए थे, तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप बताते भी थे। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असर्शन। असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन का, मतलब जो ऑप्शन आएंगे वो फिक्स आएंगे, 4 ऑप्शन होते हैं। असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन का मतलब एक और स्टेटमेंट दे रखा है। अब आपको चेक ये करना है कि पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं है। मान लो सही है, फिर चेक करना है दूसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो वो पहले वाले का सही रीजन है या नहीं वो चेक करना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन होते हैं। अब क्योंकि फिक्स 4 ऑप्शन होते हैं तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। अब असर्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द आइगन वैल्यूज। अभी मैंने आपको आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू बताई थी, तो आइगन वैल्यूज की मैंने एक कंडीशन तो आपको बताई थी कि क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जब हम आइगन इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि जब आप किसी फंक्शन पर ऑपरेटर से ऑपरेट कराते हैं तो सेम फंक्शन आपको मिल जाए, साथ में एक कांस्टेंट मिल जाए। वो कांस्टेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, द आइगन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, ये ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। इसका सिंपल सा मीनिंग है क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम ऑपरेटर काम में ले रहे हैं उसको हम क्या करें, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। और उनकी आइगन वैल्यू की बात हो रही है, द आइगन वैल्यूज ऑफ, आइगन वैल्यू किसकी, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की। अभी जैसे मैंने डी बाई डी एक्स क्या था, ऑपरेटर था, डी बाई डी एक्स क्या था, ऑपरेटर था। तो वैसे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए अभी हमने क्या करा था, इसको सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। ये फंक्शन है मेरे लिए और इस फंक्शन में मैंने कौन सा ऑपरेटर काम में लिया था, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स जब मैंने ऑपरेटर काम में लिया था इस फंक्शन पे, तो मेरे लिए आइगन वैल्यू क्या आई थी, ए। आइगन वैल्यू क्या आई थी, ए। अब ये बात कर रहा है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की, ये तो नॉर्मल मैंने कह दिया था। अब ये कह रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, इसने ऑपरेटर फिक्स कर दिया, कौन से, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल, ये एक कंडीशन लगा दी। एंड नेवर इमेजिनरी, ये इसने कंडीशन लगा दी। क्या लगाई कंडीशन, ये लगाई या स्टेटमेंट ये है कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हैं, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम काम में लेते हैं, उनके लिए जो आइगन वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। देखिए इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं कंडीशन क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तो ही हम आइगन वैल्यू कहेंगे किसी के लिए भी। नॉर्मल मैं क्वांटम मैकेनिकल की कंडीशन को हटा देता हूं, मैं सिंपल कंडीशन लगाता हूं आइगन इक्वेशन की। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है सेम फंक्शन के साथ तो वो आइगन वैल्यू है। तो ये तो एक कंडीशन आइगन वैल्यू की हो ही गई, ये तो नो डाउट 100% हो गई। लेकिन साथ में स्पेशल कंडीशन क्या है, क्वांटम मैकेनिकल की। तो ये कह रहा है कि अगर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है तो आइगन वैल्यू की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो रियल होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अब रियल और इमेजिनरी में फर्क क्या है, रियल और इमेजिनरी में सिंपल सा फर्क ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई वैल्यू है, मान लो समझाने के लिए कह रहा हूं +1 है और मैं कह रहा हूं -1 है, तो रियल, ये भी रियल है और ये भी रियल है, मतलब +1 भी रियल है और -1 भी रियल है, तो ये चल जाएगा। इमेजिनरी का मतलब क्या है, इमेजिनरी का मतलब है जब मैं -1 रूट में कह दूं, ये इमेजिनरी है। क्या है ये, इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, प्लस आता है। कैसे, जैसे मैंने +1 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। -1 का स्क्वायर करा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं किसी का स्क्वायर कर रहा हूं वैल्यू का, रियल वैल्यू का, तो वो प्लस में आ रहा है। लेकिन जब मैं इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आ रहा है, -1। तो इमेजिनरी वैल्यू में √-1 जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए बता दिया। देखिए यहाँ पर आपको क्वांटम पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, केवल जो कंक्लूजन है वो ध्यान रखना है, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर इसने एक स्टेटमेंट कहा कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। आगे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब ये सही है या गलत है अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये तो ये स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग बताया मैंने आपको। दूसरा स्टेटमेंट है आइगन वैल्यूज आर ओनली पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज। ये क्या कह रहा है, आइगन वैल्यूज आर ओनली पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज। अब यहां पर मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का फंडा समझाता हूं। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो ऑपरेटर काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, जो कि यहाँ ये टर्म काम में ले रहा है।
क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम आइगन इक्वेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जितने भी है वो एक तरह से फिजिकल ऑपरेटर है। क्या है? फिजिकल ऑपरेटर, जैसे एनर्जी का ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर, ईटीसी। तो एक इक्वेशन आप पढ़ते हो एच साई इक्वल्स टू ई साई, आप एक इक्वेशन पढ़ते हो एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये पढ़ते हो आप, ये आपने पढ़ी होगी, कॉमन इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गई आइगन वैल्यू। ये क्या हो गई? आइगन वैल्यू। तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो h है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो एनर्जी के करस्पॉन्ड ऑपरेटर है। तो यहां पर जब मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा रहा हूं तो मेरे लिए जो आइगन वैल्यू आ रही है वो आ रही है ई, जो कि एक्चुअल में एनर्जी है। और श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एनर्जी की, क्योंकि क्वांटम जो कंसेप्ट है वो क्या है? डिस्क्रीट पे है। डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो एनर्जी के फिक्स लेवल की तो मैं बात कर रहा हूँ, या ऐसे थोड़ा ना कि कोई सी भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। तो जो फिक्स वैल्यू है मतलब हमने एक कंडीशन लगा दी कि यही वैल्यू होगी, सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वो जो फिक्स वैल्यू होती है वो यही तो होती है। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्या कह रहा है? आइगन वैल्यूज आर ओनली पॉसिबल मेजरेबल वैल्यू, मतलब जो पॉसिबल वैल्यू है उसी को तो हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो क्वांटम मैकेनिक्स जो ऑपरेटर हैं वो एक्चुअल में जो मेजरेबल क्वांटिटी है उनके लिए हमने ऑपरेटर काम में लिए। जैसे एनर्जी है, मोमेंटम है, इसलिए हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। और उनका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो मेजरेबल वैल्यू है जो फिक्स है, जैसे मैंने कहा एनर्जी की वैल्यू फिक्स हो सकती है, या एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपन, आई थिंक एम वी आर इक्वल्स टू, मुझे ध्यान नहीं रहा, एन एच अपन पाई जो भी होता है, वो एंगुलर मोमेंटम की जो कंडीशन है, तो वहां पर जो फिक्स वैल्यू है वो आपके आइगन वैल्यू है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, द आइगन वैल्यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मस्ट बी रियल, ये रियल बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है वो आपके फिजिकली ऑब्जर्वेबल है। जैसे मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, तो फिजिकली ऑब्जर्वेबल जो आपके टर्म है, क्वांटिटी है, वो कभी भी इमेजिनरी नहीं आ सकती। जैसे मान लो मुझे मेरा मास निकालना है, तो वो इमेजिनरी आ सकता है क्या? रियल आएगा। अब चाहे 40 किलो आए, 50 किलो आए, 60 किलो, कुछ भी है, रियल आएगा। समझ में आ रही बात? अब आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन रियल आएगी। तो इसलिए आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए जो भी आपके वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू, वो आपके रियल आएगी, इमेजिनरी नहीं आएगी। एक्चुअल में आइगन वैल्यू क्या आएगी? जो आप ऑपरेटर जिसके लिए काम में ले रहे हो उसकी जो भी वैल्यू, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काम में ले रहे हो, ये एक्चुअल में एनर्जी के लिए, तो एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके आइगन वैल्यू कहला रही है, और वो रियल है, इमेजिनरी नहीं होगी। दूसरी बात, रीजन क्या कह रहा है? आइगन वैल्यूज आर ओनली पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज, कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यू पॉसिबल है, जो पॉसिबल, जैसे मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन एटम, उसके लिए जो जो एनर्जी पॉसिबल है वो उसके लिए आइगन वैल्यू है, और वो आपके फिर क्या होनी चाहिए? रियल ही होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी इमेजिन तो आ नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, ये थ्योरेटिकल चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में हमको मैथ्स में नहीं जाना। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स में जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमको मैथ्स नहीं पढ़नी। लेकिन जो कंक्लूजन है, उसकी जो मीनिंग है फिजिकल, वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको दो चीज बताई कि जो भी हम ऑपरेटर काम में लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको हम क्या करें? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इक्वेशन बनाते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो आइगन इक्वेशन के फॉर्म में आता है एक तरीके से। तो आइगन इक्वेशन का रिजल्ट क्या है कि आपने एक ऑपरेटर लगाया फंक्शन पे और आपको मिली एक आइगन वैल्यू और एक वापस से ऑपरेटर, सॉरी फंक्शन। तो ये जो आइगन वैल्यू है ये फिजिकली मेजरेबल होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक फिक्स वैल्यू पॉसिबल है जो आइगन वैल्यू है, और वही वैल्यू हम पढ़ते हैं। जैसे एनर्जी की फिक्स वैल्यू पढ़ते हैं, वो आइगन वैल्यूज ही होती है। कि भाई आपने जैसे 1D बॉक्स में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, वो आइगन वैल्यू है, वो क्या है? आइगन वैल्यू है। ये आई थिंक इनफ है, मैंने जितना समझाया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। आगे देख रहे हैं। अब देखिए एक चीज अभी अगले क्वेश्चन में आ रही है। अगले क्वेश्चन में क्या आ रही है कि जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हैं वो सारे एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं हर्मिशियन कंडीशन। देखिए, एक तो होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेटर की कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो इस ऑपरेटर को हम ये कहेंगे। जैसे हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है खुद अपने आप में, लेकिन हर्मिशियन जो है वो एक अपने आप में ऑपरेटर नहीं है, वो एक कंडीशन है। अगर कोई ऑपरेटर उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हम ऑपरेटर काम में लेते हैं वो आपके हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, मतलब वो हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन को फॉलो करते हैं।
अब यहाँ पर भी देखिए बहुत ज्यादा मैथ्स में जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। थ्योरेटिकली पढ़ता हूँ, थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको आप एवरेज वैल्यू कह सकते हो, ऑफ एन एंटी हर्मिशन, एंटी हर्मिशन मतलब हर्मिशन से अपोजिट, इज ऑलवेज इमेजिनरी। अब इसको आप ऐसे समझो कि हमने क्या कहा, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जितने भी हैं वो एक्चुअल में फिजिकली मेजरेबल ऑपरेटर है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हमने ऑपरेटर काम में लिए, जैसे एनर्जी से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी, इमेजिनरी तो आ नहीं सकती। तो एंटी हर्मिशन किसको कह रहे हैं, जिसकी इमेजिनरी आती है। तो ये क्या कह रहा है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन एंटी हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज इमेजिनरी। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि हर्मिशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल होती है और एंटी हर्मिशन के लिए क्या होती है, इमेजिनरी होती है। सेकंड है हर्मिशन एडजॉइंट। अब देखिए एडजॉइंट जो है वो एक तरह से मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, कंक्लूजन पे नहीं आ रहा। हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ स्टेटमेंट को, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। जैसे मैंने आपको बताया कि हर्मिशन एक कंडीशन है ऑपरेटर की, और जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है वो हर्मिशन कंडीशन को फॉलो करते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो हमेशा रियल आती है। तो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर हैं वो आपके क्या है, फिजिकली मेजरेबल है, उनकी वैल्यू रियल ही आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। आगे क्या कह रहा है, द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। तो अगर आप, अब कम्यूटेटर क्या होता है ये भी आगे आ जाएगा आपके, द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। अब मैथ्स में अगर मैं इसको समझाने जाऊंगा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज एंटी हर्मिशन। ये आपको ध्यान रखना है कि दो हर्मिशन का अगर कम्यूटेटर लेंगे तो एंटी हर्मिशन आएगा। इसके अलावा हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम एक तो ऐसे लिखते हैं, साई लिख दिया मान लो, एक हम लिखते हैं साई स्टार, इस टाइप से लिखते हैं। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है। किसको बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैथ्स में ज्यादा नहीं जा रहा, मुझे मैथ्स आती भी नहीं है ज्यादा, ठीक है, खास करके क्वांटम की मैथ्स तो नहीं आती, लेकिन बेसिक से बता देता हूं कि अगर मैं किसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं कह रहा हूं साई जो है वो है ए के बराबर है, मान लो समझाने के लिए बता रहा हूं सबसे सिंपल। तो साई स्टार जो है वो किसके बराबर है, आयोटा ए के बराबर है। किसके बराबर है, आयोटा ए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में बता रहा हूँ साई स्टार, जो कि किसके बराबर है, √-1 ए के बराबर है। ये सबसे सिंपल है। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट की हर्मिशन एडजॉइंट जो है ऑपरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब हर्मिशन का जो एडजॉइंट आता है वो हमेशा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर आता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये हर्मिशन एडजॉइंट क्या होता है, ये अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, इसके पीछे जाओगे तो कोई सेंस नहीं है। एक्चुअली क्या, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, वरना इसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ऑपरेटर्स की। तो एक तो होते हैं ऑपरेटर, एक होता है कंडीशन, कि भाई ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम इसको ये कहेंगे। तो ऐसे ही आपके आइगन फंक्शन एक कंडीशन है, आइगन ऑपरेटर एक कंडीशन है, हर्मिशन एक कंडीशन है, लेकिन हैमिल्टोनियन अपने आप में एक ऑपरेटर है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कुछ कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, ये चेक कर लेना कि ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है। मतलब या तो पूछेगा ट्रू मतलब सही, नॉट ट्रू मतलब गलत। कौन सा स्टेटमेंट गलत है श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड, एच साई इक्वल्स टू ई साई। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिल्कुल सही है, एच साई इक्वल्स टू ई साई, एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। मतलब ये आंसर सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है ये, ठीक है। तो इधर टिक कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये स्टेटमेंट सही है कि भाई एच साई इक्वल्स टू ई साई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ। थर्ड है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई। तो आपने अगर श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी है तो वहां पर आप देखेंगे कि साई और ई की बात होती है, उसके सॉल्यूशन की बात होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इनकॉर्पोरेट्स ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर। तो जब आपके दो स्टेटमेंट ऐसे हों जो विरोधाभासी हों, विरोधाभासी मतलब एक स्टेटमेंट इधर जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट इधर जा रहा है, तो फिर दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। कैसे, ये कह रहा है कि
इट इनकॉर्पोरेट्स मतलब इंक्लूड करना, इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल ड्यूरेलिटी ऑफ मैटर। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्या करता है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर को इनकॉर्पोरेट करता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का उदय कैसे हुआ, या क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हमको क्यों पड़ी। वो ऐसे पड़ी कि एक आपके ड्यूअल नेचर, जिसको हिंदी में द्वैत प्रकृति कहते हैं, उसका कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट पहले केवल वेव्स के लिए था, वेव्स का मतलब रेडिएशंस के लिए था, रेस के लिए था, कि भाई ये लाइट की तरह तो बिहेव करते ही हैं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे लाइट की बात करें सिंपल, तो लाइट रेज हम कहते हैं, लाइट रेडिएशन कहते हैं, लाइट वेव्स भी कहते हैं। तो शुरू में कंसेप्ट क्या था कि जैसे प्रकाश की तरंग जो है, प्रकाश की किरणें जो हैं वो तरंग की तरह व्यवहार भी कर रही हैं और पार्टिकल की तरह व्यवहार भी कर रही है। दो कंसेप्ट चलते थे कि भाई ये जो प्रकाश है ये दोनों तरीका व्यवहार कर रहा है, वेव की तरह भी व्यवहार कर रहा है, तरंग की तरह भी कर रहा है, और कणों की तरह भी व्यवहार कर रहा है, पार्टिकल की तरह भी कर रहा है। पहले ये कंसेप्ट चलता था रेडिएशन के लिए। फिर बाद में डी ब्रॉगली जो है साइंटिस्ट, उसने सोचा कि जो बेसिकली जिसको हम वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम कह रहे हैं, वो अगर डुअल नेचर शो कर रही है, मतलब वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है, तो जब वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकते। फिर बाद में जब और स्टडी हुई तो हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखा कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है तो वहां पर उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपके एक्सरे से मैच हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो वेव की तरह है। किसकी तरह है, वेव की तरह। तो वहां पर कंसेप्ट आया ड्यूल नेचर का, जिसमें डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसकी, पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है उसकी वेवलेंथ है। तो उसके बाद आई श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, जब आप सिंपल वेव्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर वेव इक्वेशन होती है। अभी यहां पर मैंने सारी लिख रखी है, मैं आप समझा दूंगा आपको। वेव इक्वेशन में उसने क्या करा, वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, तो वो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। मतलब वेव इक्वेशन में वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो वो आपके क्या बन गई, श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ड्युअलिटी ऑफ नेचर को बता रही है, पार्टिकल के ड्यूअल नेचर को बता रही है। तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आपके 3-4 पॉइंट पे तो रिलेटेड है। एक डी ब्रॉगली इक्वेशन कह लो आप, एक श्रोडिंगर इक्वेशन कह लो, एक आपके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह लो, और एक आप बोर मॉडल मान लो, थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लो। तो ये आपके ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स हम ये पढ़ते हैं। तो आपके इट इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, ये सही है स्टेटमेंट। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ड्युअलिटी ऑफ नेचर को बता रही है, ड्यूअल नेचर को बता रही है कि पार्टिकल जो है वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब आगे है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन इसने पूछा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहा, मुझे खुद को नहीं आती। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है कि हम जब, देखिए आपने 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी, मेरे टाइम पे तो था, अब इस टाइम पे पता नहीं क्या चल रहा है। एक एसएचएम का चैप्टर आता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक आपके होता है वेव्स का चैप्टर। तो वेव और एसएचएम थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि जब हम वेव की इक्वेशन बनाते हैं तो एक तरह से एसएचएम को फॉलो करती है। तो वहां पर एक जनरल इक्वेशन होती है वेव इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ मैंने लिख दी साइड में। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्म में लिखी है, इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो, या आप कह सकते हो वेव इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन जो है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है नीचे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर एक्स। ये इसका जो रिजल्ट है वो है y इक्वल्स टू a cos के एक्स प्लस b साइन के एक्स। ये एक जनरल इक्वेशन है, इसका रिजल्ट ये है। अब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसके आसपास ही पूछा जाता है। तो अब आपने क्या करा, एक इक्वेशन याद कर ली। क्या इक्वेशन याद करी, अब y की जगह आप चाहो तो साई भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से सिंपल करने के लिए मैंने y रख दिया, क्योंकि साई देख के कई बार लगता है कि हाँ क्या है ये, त्रिशूल लगता है आपको देख के। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एक्स, ये अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है वाई एक्स, मतलब वाई जो है एक्स का फंक्शन है, इक्वल्स टू क्या लिखा है, ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं
तो ये आ रहा है, साथ में आ रहा है माइनस के साथ ये, और फिर आ रहा है x। तो जब आप y के फॉर्म में इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा, a cos केवल x भी आ सकता था और b sin केवल x भी आ सकता था, लेकिन यहां पर x के साथ जो टर्म दे रखी है माइनस में स्क्वायर के फॉर्म में, तो माइनस को छोड़ दो, ये जो स्क्वायर है इसका आपको रूट करना है और ये लिखना है साथ में। तो इसका रूट कितना है, के स्क्वायर का रूट के है, ये साथ में आएगा। अगर मैं यहां पर इक्वेशन केवल इतनी देता, के स्क्वायर हटा देता, तो फिर आपके इसका सॉल्यूशन क्या होता, a cos x प्लस b sin x। लेकिन जो भी टर्म स्क्वायर में दे रखी है वो आपके आगे आएगी, मतलब cos के जस्ट बाद x से पहले और sin के जस्ट बाद x से पहले। अब जैसे मैं यहाँ पर के स्क्वायर की जगह 1/k स्क्वायर कर देता तो ये हो जाता a cos 1/kx और प्लस b sin 1/k x, ये आपके आता आंसर। तो ये आपके जनरल इक्वेशन का मैंने फॉर्मेट बताया आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आपके ये जो है इसको माइनस को भी साथ में ले लो, ये जो आपके कांस्टेंट जो भी है के स्क्वायर है या 1/k स्क्वायर है या के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, वो कांस्टेंट साथ में आता है जब हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a cos kx प्लस b sin kx। के क्या है, जो कांस्टेंट आपके x के साथ है, माइनस को हटा दो, स्क्वायर फॉर्म में उसका रूट लेके लिखना है आपको। ये मैंने आपको एक चीज बता दी। अब श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, जो जनरल वेव इक्वेशन है उसी का फॉर्मेट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपने क्या करा, जनरल इक्वेशन में से लैम्डा हटाया और उसकी जगह डी ब्रोगली लैम्डा की रिलेशन रख दिया, वो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन बन गया। कैसे, ये मैंने y की जगह साई के फॉर्म में लिख दिया, फंक्शन को मैं साई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, y की जगह साई लगा दिया, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने, एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी, y की जगह साई। अब एक्चुअल में k क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, k को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पर इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं k को। तो ये k की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का माइनस है और के स्क्वायर की जगह क्या आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस को मैं इधर ले गया तो ये प्लस में आ गया और ये जीरो आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या करा, लैम्डा जो है डी ब्रोगली रिलेशन का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ गई, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और लैम्डा की जगह मैंने एच अपॉन एम वी का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करा, ये आ गया आपके। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे समझ लो। तो ये जो हाफ है वो और एम वी स्क्वायर को लेके मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। इसको आप सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला 2 तो काइनेटिक एनर्जी में काम में आ गया, ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, तो ये होगा 8 पाई स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर में एक एम काम आ गया तो एक एम बच गया, वी स्क्वायर पूरा चला गया, किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने यहाँ टी से बताया। तो टी में क्या गया, नीचे वाला 2 और ऊपर वाला एक एम और वी स्क्वायर वो चला गया, बाकी ये बच गया एज इट इज। अब आपके काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आपके क्या बन गया, श्रोडिंगर इक्वेशन बन गया। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो यही तो आएगा, ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन दे रही है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो केवल ई आ जाएगा, साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है ये आपके जनरल इक्वेशन से ही बनी है, बस एक आपने कंडीशन अप्लाइड कर दी कि जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली इक्वेशन से आई है। तो ये इक्वेशन और वो इक्वेशन जो जहां से मैंने स्टार्ट करके पूरा सॉल्व करके बताया है वो सेम ही तो है। तो जब इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे तो यही आएगा, साई एक्स इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको मैंने बताया 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसका रिलेशन ये है। तो अब क्या होगा कि इस क्वेश्चन के आसपास काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन दे देगा तो भी ये आंसर आएगा, ये इक्वेशन दे देगा तो भी आंसर आएगा। अब आंसर चेंज कब होगा, आंसर क्या है यहाँ पर, a cos kx प्लस b sin kx, जो मैंने आपको पहले बताया था वहां पर लिख के कि a cos kx प्लस b sin kx, ये यहाँ लिखा हुआ है। आंसर चेंज कब होगा, जब इस इक्वेशन में चेंज कर दूंगा मैं। अगर k स्क्वायर की जगह मैंने 1/k स्क्वायर कर दिया तो ये k जो है 1 में आ जाएगा। अगर मैंने k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कर दिया तो k अपॉन c आ जाएगा। ये चेंज होगा बस इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, बाकी इक्वेशन का सॉल्यूशन यही रहेगा। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है।
डिफरेंशियल या डबल डिफरेंशियल जो भी है, मुझे इतनी मैथ्स नहीं आती, बेसिक वेव इक्वेशन कहलाती है और ये फॉर्म है और इसी फॉर्म से आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनी है। केवल आपने क्या करा, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो पुट कर दी और ये मैंने आपको पूरी डेरिवेशन बता दी। तो आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है वो सिंपल वेव इक्वेशन से आई है। सिंपल वेव इक्वेशन में आप कहते हो कि वेव है और श्रोडिंगर इक्वेशन में आप क्या कह रहे हो कि पार्टिकल की जो वेव है उसकी हम बात करें, बस यही फर्क है और क्या फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6.62 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। अब देखिए सिंपल सी बात है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको दे कोई जरूरी नहीं है और इलेक्ट्रॉन है तो मास भी दे कोई जरूरी नहीं है, आपको याद रखनी है। तो जो आपके प्लांक कांस्टेंट है वो है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपने वैल्यू रख दी। अब m इंटू वी है, m की वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू 10⁻⁶, ये दे रखी है और मास दे रखा है आपको, मास क्या दे रखा है 9.11, नी भी दे तो आपको पता होना चाहिए 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है। 6.62 से 6.62 कैंसिल आउट हो गया एज इट इज। अब आपके बचा क्या, पावर आप सॉल्व कर लीजिए, ये पावर -31 है, माइनस माइनस को कैंसिल करेगी तो ये -3 रह जाएगी। 34 में से 31 गए, 3 बच गए, ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब ये बच गया आपके 10⁻⁹ हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, एक 10 ले लिया तो -10 कर दिया उसको, तो ये हो गया 10 और ये हो गया -10, नीचे हो गया 9.11। ये आपके, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं 10 नहीं लेता तो ये पावर माइनस में रहती 9 और 1 रहता, तो मैंने एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया, एक डिवाइड कर दिया तो 9 का 10 हो गया माइनस में। अब ये 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा और साथ में -10 आएगा। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में -10 दे रखा है और ये आपके 1.1 समथिंग है, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। आगे दे रखा है द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर। देखिए अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक तो होता है ऑपरेटर, एक होता है कंडीशन। जैसे हर्मिशन पर्टिकुलर कोई ऑपरेटर नहीं है, कंडीशन है, अगर जो ऑपरेटर उस कंडीशन को फॉलो करेगा वो हर्मिशन ऑपरेटर कहलाएगा। ऐसी कम्यूटेटर जो है, कम्यूट एक कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसको आप ऐसे समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, इसका मतलब मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, आंसर सेम आएगा 5। लेकिन अगर मैं लिखूं 2-3 या मैं लिखूं 3-2, आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं प्लस कर रहा था तो वो एक तरह से कम्यूट कर रहे थे। कम्यूट का मतलब सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस से फर्क पड़ रहा मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहे, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर ये तो मैंने सिंपल समझा दिया। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर मानना है। तो कम्यूटेटर को हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली, कि जैसे मान लो मेरे को ए और बी कम्यूटेटर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे कोई फंक्शन भी एक्स है, जो भी आप कहना चाहें, तो ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है। तो अगर ये कम्यूट करेंगे तो 0 आएगा और कम्यूट नहीं करेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन लिखने का पैटर्न यही है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करा, इसको मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये ए है और ये बी है, तो पहले एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करूंगा। तो x d/dx, ये मैंने लिखा x d/dx, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो 1 है एक तरह से, ये मैंने 1 कह दिया सबको समझाने के लिए, कुछ भी नहीं है मतलब 1 मान लो आप, माइनस। अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, d/dx और ये हो जाएगा x। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, या 1 है, कांस्टेंट है, कुछ भी आप समझो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। d/dx अगर मैं कांस्टेंट का करूं तो वो क्या आता है, 0। 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो 1 आता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये हो गया -1। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, -1। ठीक है, तो कम्यूटेटर का मतलब क्या है, कम्यूट की कंडीशन क्या है, जब मैं फॉलो सीक्वेंस चेंज कर दूं और कोई डिफरेंस ना हो। इसका मतलब अगर ये और ये सेम है, साथ में फंक्शन भी होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 आएगा मतलब ये कम्यूटेटर है, और 0 नहीं आएगा मतलब कम्यूट ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर की वैल्यू पूछिए, तो वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कम्यूट नहीं कर रहे।
ठीक है, -1 आ रही है। अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, और फिर मैंने आपको स्क्वायर वाला भी पूछा था, जिसकी मैंने पूछी थी वैल्यू क्या आएगी, और कमेंट में काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल? वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैथ्स इसमें आप कह सकते हो है, बहुत ज्यादा मैथ्स तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन मैं केवल कोशिश करूंगा समझाने की, आई होप आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि, देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल, तो यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की, या हम कह सकते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की कंडीशन चलती है। मतलब कि ये फंक्शन वेल बिहेव्ड है या एक्सेप्टेबल है, जैसे हम कहते हैं ना भाई हमको बहू चाहिए, ये कंडीशन है, ऐड देते हैं, या मान लो लड़का चाहिए, ये कंडीशन ऐड देते हैं, तो वो कंडीशन जो देते हैं कि भाई लड़का है तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़की है तो ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जो भी है सबके हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन है। ऐसे जो वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसकी कंडीशंस है, तो वो कंडीशन को फॉलो करेगा, हम कहेंगे वेल बिहेव्ड है, एक्सेप्टेबल है, मतलब हम उसको स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं करेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कौन सी सही है। जो वेव फंक्शन है x² सही है, tan x सही है, sin x प्लस cos x सही है, x⁴ + 1 सही है। अब ज्यादा मैथ्स में नहीं जाऊंगा, मैं यहां पर आपको कंडीशंस बताता हूं क्या क्या है। वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल वैल्यूड। उसके बाद फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, वो चलिए कोई बात नहीं, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अब इतना काफी है। अब इसको आप ऐसे चेक करो कि जब हम वैल्यू पढ़ते हैं साइन की, कॉस की और टेन की, ठीक है, बाकी आगे कॉट वॉट पे तो मैं जा ही नहीं रहा, सेक कॉसेक पे नहीं जा रहा, इन तीन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन कॉस और टेन की। तो मुझे तो याद नहीं है फिलहाल, आपको याद हो गया आई थिंक, याद नहीं है तो आप चेक कर लेना। जब आप इनकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये आपके 0 से 90 तक जाते हैं तो 1 जाती है, और कॉस में 1 से 0 जाती है। और अगर हम आगे जाएंगे, मतलब 0 डिग्री, फिर हम 30 डिग्री याद करते हैं, जब 10th क्लास में याद करते हैं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे याद करते हैं। और फिर जब आप आगे और जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा -1 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यू जो चल रही है वो आप ऐसे कह सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुई, फिर यहां तक गई, यहां तक गई, इस टाइप से याद कर सकते हैं। 10 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जाती है। 10 की वैल्यू कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक, मतलब 0 से स्टार्ट करके आप इनफाइनाइट तक कह सकते हो। एक तो ये हो गया, एक होता है आपके एक्सपोनेंशियल, ई की पावर। तो जब भी आपको कहीं भी 10 दिख जाए और ई दिख जाए, वो तो आपके वेल बिहेव्ड में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक पहुंच रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं? इनफाइनाइट तक। तो जो आपके फाइनाइट की कंडीशन है, कंटिन्यूअस की कंडीशन है, वो 10 और ई की पावर या एप्सिलॉन तो फॉलो कर ही नहीं रहे। फॉलो कौन करता है एक्चुअल में? साइन और कॉस। अब ये अलग अलग हो सकते हैं या सब में हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक जो टर्म है कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि अगर हम वेव फंक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस या स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं, सपोज जैसे मैं यहां से जा रहा हूं, तो मैंने चलना स्टार्ट करा, तो आप देखेंगे एक कंटिन्यूअस पाथ बनेगा कि भाई मैं यहां से गया, फिर यहां गया, यहां गया, कंटिन्यूअस पाथ बना। ऐसे थोड़ा मैं शक्तिमान थोड़ा ना कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ और एकदम से वहां पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि जब चेंज होगा तो स्मूथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सेकंड पे वैल्यू 0 है और अगले सेकंड पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, या मान लीजिए 50 हो जाए, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ पर ये वाले जो हैं ये भी आपकी, देखिए एक कंडीशन और होती है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वहां पर भी ओवरऑल कंडीशन को जब हम चेक करते हैं तो x के फॉर्म में जो स्क्वायर होता है वो भी नहीं बैठता है। पावर जो है स्क्वायर में हो या पावर 4 में हो, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे
जैसे जब हमने ये क्वेश्चन की बात करी है, इस टाइप या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, तो हमेशा आंसर या तो साइन का ऑप्शन होगा या कॉस का ऑप्शन होगा या प्लस में ऑप्शन होगा। एक्स की पावर वाले भी जितने ऑप्शन है वो भी यहाँ पर गलत है। एक्स की पावर वाले जितने भी ऑप्शन है, एक्स की पावर में वाई कह देता हूं, ये भी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। एक्स की स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो ये आपके एक्स आएगा, और आप जब रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूं माइनस एक्स का स्क्वायर आपने लिया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। और टेन और एप्सिलॉन या ई की पावर जो भी एक्सपोनेंशियल होंगे वो भी सारे गलत होंगे। तो केवल आप इतना याद कर लीजिए सिंपल सा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर साइन के फॉर्म में होगा या कॉस के फॉर्म में होगा या सम के फॉर्म में भी हो सकता है। बाकी जो भी कंडीशंस हैं, टेन वाली, एक्सपोनेंशियल वाली या एक्स की पावर वाली, वो जो है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं करती है। बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं आती, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए साइन वाला मैंने आपको बता दिया कि साइन और कॉस जो है 0 से 1 या -1 तक वेरी कर रहे हैं और कंटिन्यूअस है। देखिए साइन का जब आप फंक्शन की बात करेंगे तो वैल्यू इस टाइप से चेंज होती है, जबकि यहां पर ये इस कंडीशन को फॉलो एकदम से नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये जो कंडीशन है फॉलो नहीं कर पा रही। तो जो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जो वेल बिहेव वेव फंक्शन की जो कंडीशन है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो साइन और कॉस ही करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका जो माइनर टेस्ट 1 था उसके जो जितने भी डाउट थे, मतलब एक बच्चे ने कोई सा भी क्वेश्चन पूछा है, भले वो इजी से इजी हो या मैंने पहले अच्छे से पढ़ा रखा है या मैंने क्वेश्चन करा रखा है, वो मैंने सारे यहाँ पर करवा दिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि माइनर टेस्ट 1 जो है वो सबके लिए मैंने फ्री कर दिया है। जिसको भी माइनर टेस्ट 1 का लिंक चाहिए वो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर मुझे कमेंट करिए कि सर माइनर टेस्ट 1 का लिंक चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। फिर आपको लगे कि टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो आप परचेज करिए, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखते रहिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे आई होप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।